आज़ाद हिंद फौज की ये वीरांगना देश को आज़ादी दिलाने के लिए ही पैदा हुई थी, पर आज़ाद भारत में जिस तरह उन्होंने अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारी वो काफ़ी दर्दनाक और शर्मनाक है। आज हमारे भारतीय इतिहास का एक ऐसा पन्ना मैं आप लोगों के सामने खोलने जा रही हूँ जिसके बारे में हम में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। क्या आपको भारत की पहली महिला जासूस के बारे में पता है? अगर नहीं तो मैं आपको बताती चलूँ कि इनके ऊपर अपने देश को आज़ाद करवाने का खून सवार था और इसके लिए वो हर कीमत देने को तैयार थी, यहाँ तक कि उन्होंने अपने पति को भी मौत के घाट उतार दिया। आज़ादी की गौरव गाथा में अभी ढेर सारे ऐसे गुमनाम चेहरे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश पर लुटा दिया। अगर ये ना होते तो शायद अब भी हम गुलामी की जिंदगी बिता रहे होते। गुलामी के दिनों में सुभाष चंद्र बोस के इस नारे ने कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, देश के युवाओं को जोश से भर दिया था। नीरा आर्या आज़ाद हिंद फौज का एक मजबूत स्तंभ थी जिसे सुभाष चंद्र बोस नगीनी कहकर बुलाया करते थे। वो आज़ाद हिंद फौज में झांसी रानी रेजिमेंट की सिपाही हुआ करती थी। नीरा आर्या ने जासूसी के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए। इसके बाद ही दुनिया के दूसरे देशों ने खुफिया एजेंसियों में महिलाओं को भी शामिल करना शुरू कर दिया। इनका पति जयरंजन ब्रिटिश प्रशासन में अच्छे पद पर था और नीरा इसका फायदा उठाते हुए अंग्रेजों की जासूसी किया करती थी और आज़ाद हिंद फौज को महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराया करती थी। इनकी देशभक्ति का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं जब इन्हें पता चला कि इनका पति जयरंजन सुभाष चंद्र बोस को मारने का षड्यंत्र रच रहा है तो उन्होंने उसे मौत के घाट उतार दिया था। नीरा को जब जेल में रखा गया तो वो बताती हैं कि कोई भी ऐसा दिन नहीं था जिस दिन उन्हें टॉर्चर ना किया गया। नीरा आर्या अपने काला पानी की सजा के दिनों को याद करते हुए बताती हैं कि कैसे यहाँ पर छोटे छोटे सेल्स में कैदियों को ठूस कर रखा जाता था। वहाँ पर उनकी तरह और भी महिलाएं थी और वो भी स्वतंत्रता सेनानी ही थी। जेल में रहते हुए वो यही सोचा करती थी कि वो अब कैसे आज़ादी की लड़ाई में भाग ले पाएंगी। नीरा अपना एक दर्दनाक अनुभव शेयर करते हुए बताती हैं कि कैसे एक आधी रात को 2 गार्ड उनके पास आए और उन्हें 2 कंबल फेंक कर दिए। कंबल तो उन्होंने मेरे ऊपर फेंक दिए पर मैं इसे ओढ़ूं कैसे, क्योंकि मेरे हाथ पैर गर्दन लोहे की चेन से जकड़े हुए थे। पर अगले ही दिन लोहार आया और वो मेरी चेन को काटने लगा। सबसे पहले उसने मेरे हाथ की चेन काटी पर वो इतनी बेपरवाही से कि मेरे हाथ के मांस को भी उसने काट दिया। मैं चुपचाप सह गई। और जैसे ही वो मेरे पैर की चेन काटने लगा उसने 2 से 3 बार हथौड़े से मेरे पैर की हड्डी पर जोर से मारा। मैं दर्द और गुस्से से चीख पड़ी। मैंने उससे कहा, क्या तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? लोहार ने बोला, एक हथौड़ा मैं तेरे हार्ट पे भी मार सकता हूँ और तू कुछ नहीं कर पाएगी। मैं गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। वो जैसा चाहते मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर सकते थे। मैं गुस्से से उसके मुंह पर थूकते हुए बोली, औरतों की इज्जत करना सीखो। वहीं पर खड़ा जेलर जो सब कुछ देख रहा था पास आकर बोलता है, अगर तुम हमें नेताजी के बारे में बता दो तो हम तुम्हें जाने देंगे। इन्होंने कहा नेताजी प्लेन क्रैश में मारे गए, ये सबको पता है। जेलर ने कहा, तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। जेलर ने इन्हें धमकाते हुए कहा, आखिरी बार तुमसे पूछा जा रहा है, बता दो कि सुभाष चंद्र बोस कहाँ है? और उन्होंने गुस्से और गर्व से उत्तर दिया, वो हमारे दिल में है, हमारे दिमाग में है। इसके बाद जो हुआ उसकी हम और आप सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद उस जेलर ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। उसने कहा, अगर सुभाष चंद्र बोस तेरे दिल में है तो तेरे दिल को ही ना क्यों काट दिया, जो उसने धारदार हथियार उनके सीने पे चलवा दिया। और साथ में ये भी कहा कि ब्रिटेन की महारानी का शुक्र मना कि ये हथियार गर्म नहीं है। रूह को हिला देने वाली प्रताड़नाएं झेलने के बाद जब वो आज़ाद भारत में रिहा बाकी की बची हुई जिंदगी उन्होंने हैदराबाद की सड़कों पर फूल बेचकर गुजारा। 26 जुलाई 1998 को वो दुनिया से तो विदा हो गई, पर जाते जाते भारतवासियों से उनका एक ही सवाल था, क्या स्वतंत्र भारत में उन्होंने ऐसी ही जिंदगी की उम्मीद की थी? क्या आज़ाद भारत में वो यही डिजर्व करती थी? आज ये कहानी सुनकर हम सब जरूर विचलित हुए होंगे। हम क्या महसूस कर रहे हैं वो हमारी डबडबाई आंखें बयां कर सकती हैं।